नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं भारत पर शक शासकों का आक्रमण, यानी कि हिंद यूनानियों के आक्रमण के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। आज शक शासक जिन्हें हम सीथियन कहते हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा आदित्य बैच चल रहा है, इसकी क्लास नंबर 34 आज है। प्राचीन इतिहास हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इसके साथ साथ आज 2024 का अंतिम दिन भी है, यानी कि आज 31 दिसंबर 2024 है। यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहा, उतार चढ़ाव वाला रहा। आप सभी को बताना है कि जो हमारी आपके साथ जर्नी है कैसी रही और हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए पढ़ाई में, या आपको और क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ इस नए वर्ष में। आप देखेंगे कल 1 जनवरी है, कल न्यू ईयर है, तो आप सभी से यही आशा रहेगी कि आप एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखेंगे कि वर्ष हो गए, 1 वर्ष हो गया लगभग हम सभी को साथ जुड़े हुए। आपको कैसा लगा ये वर्ष और आप क्या क्या और उम्मीद रखते हैं मुझसे कि आप और भी कोई विषय पढ़ना चाहते हो, या कुछ भी आपके डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कौन कौन सी क्लासेस लानी चाहिए। और आपको ये भी बताना है कि आदित्य बैच क्या आपके पढ़ाई में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर मैं कह देता हूं, क्योंकि कल फिर ऐसे ही शाम को ही वीडियो आएगी जहां तक। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। कल मैं फिर से आप सभी से कह दूंगा, लेकिन अभी एडवांस में ले लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी कक्षा की। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और शुरुआत करते हैं। शक शासकों की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं शक शासकों की, कि भैया हमने इसके पहले हिंद यूनानी शासकों के बारे में पढ़ लिया था। अब मैं बात करूंगा शक शासकों की। हिंद यूनानी शासक जो थे वो तो बैक्ट्रिया से आए थे, मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान का क्षेत्र है बैक्ट्रिया। लेकिन आज अगर हम बात करें शक शासकों की तो ये मध्य एशिया से आए थे। बैक्ट्रिया को भी हम मध्य एशिया ही कह देते हैं, लेकिन वो प्रारंभिक मतलब है कि प्रारंभ में आ जाता है बैक्ट्रिया, और मध्य एशिया एकदम मध्य एशिया, यानी एशिया का जो मध्य वाला भाग है उसे मध्य एशिया कहते हैं। तो अगर हम बात करें शक शासकों की तो शक शासक मध्य एशिया से भारत में आए थे। शक शासक जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। शक शासक कहाँ से आए थे भैया? तो आप कहेंगे शक शासक मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं या आक्रमण करते हैं। अगर मैं बात करूं मध्य एशिया कौन से क्षेत्र को हम कहते हैं, तो मध्य एशिया आप देखेंगे कि जो वर्तमान का अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान और इराक का जो भाग है, जब आप मैप को ओपन करेंगे तो ईरान इराक का जो भाग है, यानी कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक वाला जो क्षेत्र है, ये एशिया के बीचों बीच में है, इसलिए इसे हम मध्य एशिया भी कहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, यानी इसी वाले क्षेत्र से आए थे। तो शक शासक भी यहीं से आए थे। शक शासक मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं, जो कि अफगानिस्तान, ईरान और इराक का क्षेत्र है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं शक शासकों की, तो शक शासकों को क्षत्रप कहा गया। ये जो शक शासक थे इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें कहा गया क्षत्रप। ये क्षत्रप व्यवस्था का पालन करते थे। क्षत्रप में होता है राज्यपाल, आप कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे जो सिकंदर था वो यहाँ से जब जा रहा था तो क्षत्रप नियुक्त कर गया था, यानी कि ये क्षत्रप व्यवस्था का पालन करते थे, इसलिए शक शासकों को हम क्या कहते हैं? शक शासकों को हम क्षत्रप कहते हैं। शक शासकों को क्या कहते हैं? शक शासकों को हम क्षत्रप कहते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं शक शासकों की, तो शक शासक भारत में आए और 5 स्थानों पर आकर बसे, या जिसे हम कह देते हैं कि भारत में शकों की 5 शाखाएं थी। अगर मैं बात करूं कि जो शक शासक थे वो भारत में कहां कहां बसे, तो आप कहेंगे भैया कि भारत में आकर भारत में आकर
शक शासक 5 जगहों पर बसे, 5 जगहों पर बसे। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि भारत में शक शासकों की 5 शाखाएं थी, या आप कह सकते हैं कि भारत में शक शासकों की 5 शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। हर एक शाखाओं के संस्थापक अलग होंगे, शासक अलग होंगे। यानी शक आए थे भारत में, जब उन्होंने प्रवेश किया तो वो एक स्थान पर नहीं रुके, यानी कि कोई एक शासक नहीं था जो आया था, कई सारे शासक आए थे। तो कुछ जैसे तक्षशिला रुक गए, कुछ उज्जैन रुक गए, कुछ नासिक रुक गए, ऐसे वो कई क्षेत्रों में आकर बसे। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। तो जो भारत में आकर जो शक शासक थे वो 5 जगहों पर बसे। भारत में शक शासकों की 5 शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखाएं थी? अगर हम उन शाखाओं की बात करें तो पहली शाखा आप लिख सकते हैं कंधार शाखा। पहली शाखा क्या थी? तो आप कहेंगे भैया कंधार। कुछ शक शासक आकर कहाँ पर बसे? कंधार में बसे। कंधार अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान। वर्तमान में अफगानिस्तान में है, पहले भारत में ही पड़ता था। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कंधार के बाद तक्षशिला, आप देखेंगे कुछ शक शासक तक्षशिला में आकर बसे, या शक आक्रांता जो थे, आक्रमणकारी थे, वो तक्षशिला में आकर बसे। ये जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। तक्षशिला महाविश्वविद्यालय जो हुआ करता था वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। प्राचीन काल का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ शासक जो थे मथुरा में, कुछ आक्रमणकारी आए, मथुरा में रहने लगे या यहाँ पर अपना शासन करने लगे, और मथुरा आप जानते हैं यूपी में स्थित है। इसके बाद मैं बात करूँ चौथी शाखा की, तो आप कहेंगे भैया उज्जैन। उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन कहाँ पर स्थित है? उज्जैन आप कहेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है, और कुछ शक शासक उज्जैन में आकर बसे। और 5वीं शाखा जो थी वो थी नासिक। 5वीं शाखा कौन सी थी? नासिक थी, और जो महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि कुछ शक शासक महाराष्ट्र में आकर शासन करने लगे। तो शक शासकों की या शक राजाओं की 5 शाखाएं थी। आप कह सकते हैं कि भारत में शकों की 5 शाखाएं थी। एक कंधार शाखा जो कि अफगानिस्तान में है, एक तक्षशिला शाखा पाकिस्तान में, मथुरा शाखा यूपी में, उज्जैन शाखा एमपी में, और नासिक शाखा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित थी। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम मैप में देखना चाहें, ऐसे मैं बना देता हूँ वैसे एग्जाम्पल की तरह, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पाता हूँ मैप, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप सभी के लिए कोशिश कर दूँ कि एक अच्छा सा मैप बना दूँ। ओके, बस समझिएगा ध्यान से। कोई मैं एग्जैक्ट मैप बना नहीं पाता हूँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। मैं समझा देता हूँ आपको, बस समझना ज़रूरी है, मैप चाहे जैसा बने। देखिए, मान लीजिए इंडिया का मैप है, उतना एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन कोशिश किया है मैंने। तो अगर मैं बात करूँ तो कुछ शासक कंधार में आकर बसे, यानी कि यहाँ पर शासन करने लगे। मान लीजिए कंधार यहाँ पर है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, बस समझिए। ओके, कंधार यहाँ पर है, तो कुछ शासक जो थे, कुछ शक शासक जो थे वो कंधार में स्थित थे। अब ये क्या है कि सा 2 बार आ रहा है, शक शासक, तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है। शक शासक 2 बार सा आ रहा है। ओके, तो जो शक शासक थे वो कंधार में आकर बसे, अफगानिस्तान में कुछ, तो वो एक शाखा हो गई। एक मान लीजिए कहाँ पर है? तक्षशिला मान लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान में है, और कुछ शक शासक कहाँ पर स्थित हुए, आए बसे? तो तक्षशिला में बसे। इसके पश्चात मैं बात करूँ,
कुछ शक शासक कहाँ पर बसे थे? मथुरा, उत्तर प्रदेश। मान लीजिए ये वाला क्षेत्र जो है ये पूरा, मतलब ये सिर्फ बिंद की तरह नहीं है, ये इतने क्षेत्र पर लगभग शासन कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर ये मथुरा में इस वाले पूरे क्षेत्र पर ये शासन कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन आप सभी को पता है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर मान लीजिए उज्जैन है, तो कुछ शक शासक या आक्रमणकारी जो थे वो यहाँ पर आकर शासन करने लगे, उज्जैन में आकर शासन करने लगे। कहाँ पर? उज्जैन में भैया। और फिर क्या है भैया? नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र आप जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर नासिक है। तो इन 5 शाखाओं में शक शासक भारत में आकर बसे। कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। इतनी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो नोट्स में आप इसे भी ड्रा कर सकते हैं, वैसे इस टाइम के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, मैंने समझाने के लिए आपको जगह बता दी है और आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैप बनाने से क्या होता है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है इतिहास। अब हम बात करें कुछ चीज़ों की, तो जैसे आपसे पूछ ले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि जो तक्षशिला शाखा थी, तक्षशिला वाली, इसके संस्थापक कौन थे? तो तक्षशिला की जो शाखा थी, इसके संस्थापक थे भैया मेउस। कौन थे? मेउस। और इन्हें सबसे प्राचीन संस्थापक भी माना जाता है शकों का। सबसे प्राचीन शाखा तक्षशिला को ही माना गया है और मेउस इसके क्या थे भैया? संस्थापक थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं मथुरा शाखा, तो ये अलग होते गए एक दूसरे से और अलग अलग शाखाएं बन गई। मथुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे राजुल। इनके संस्थापक हुआ करते थे जिनका नाम है राजुल। और अगर मैं बात करूं उज्जैन शाखा की, तो ये इंपॉर्टेंट है, कंधार वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उज्जैन की अगर मैं बात करूं, तो उज्जैन शाखा जो थी, इसके जो संस्थापक थे वो थे चेष्टक। और अगर मैं बात करूं नासिक शाखा की, तो इसके संस्थापक हुआ करते थे भूमक। क्या हुआ करते थे? भूमक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, आप इसे याद कर लेना कि जो सबसे प्राचीन संस्थापक था वो मेउस था। ये तक्षशिला शाखा से बिलोंग करता था। सबसे प्राचीन संस्थापक इसे कहा जाता है, सबसे प्राचीन शाखा इसे ही माना गया है। तो मेउस था सबसे प्राचीन संस्थापक, या आप कह सकते हैं तक्षशिला का संस्थापक कौन था? तक्षशिला में शकों का संस्थापक वो था मेउस। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके पश्चात मैं बात करूं, तो ये जो भैया ये मथुरा वाले शक थे, मथुरा के जो शक थे राजुल, तो आप लिखेंगे मथुरा के शक राजुल को, मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक, मालवा यानी कि वर्तमान का मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, तो मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था। मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था, पराजित कर दिया था, पराजित कर दिया था। और भैया जब मथुरा के शासक राजुल को मालवा के शासक ने पराजित कर लिया, तो क्या हुआ कि मालवा के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो ये मालवा का शासक था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मालवा शासक ने इसी उपलक्ष्य में क्या किया कि इसलिए इसी उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और जब उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो इसी विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में क्या किया कि इसी विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत का प्रारंभ किया। विक्रमी संवत आप सभी जानते होंगे। तो जो ये विक्रमी संवत था, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो एक शासक थे जो मालवा के शासक हुआ करते थे, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र के,
और उन्होंने मथुरा के शक शासक राजुल को पराजित किया था। और इसी उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में, यानी 57 ईसा पूर्व में जब उन्होंने शकों को पराजित किया, तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। ये जो विक्रमी संवत है यही हमारे हिंदी कैलेंडर इसी पर आधारित है। हिंदी कैलेंडर जो है हमारा, हिंदी कैलेंडर इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। जैसे आपने देखा होगा गणेश आपा करके एक कैलेंडर आता है, तो इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। जो हिंदी कैलेंडर जितने भी हैं इसी पर आधारित है। ये जो विक्रमी संवत है इसी पर आधारित है। ये जो वर्तमान का समय है उससे 57 वर्ष पहले चालू हो गया था। कहने का मतलब कि अगर आपको आज जो सन चल रहा है उससे अगर ज्ञात करना है कि इस समय कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, तो आज के सन में 57 जोड़ दोगी तो आपको विक्रमी संवत के बारे में पता चल जाएगा। ये 57 ईसा पूर्व में चला था। और जो ये वाला कैलेंडर था भैया, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम कह देते हैं, ये 1 ईस्वी में चला था, जो ईसा मसीह के जन्म में चला था। तो इसलिए ईसा मसीह के जन्म वाला जो है इससे ये 57 साल पहले ही चालू हो गया था। इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर आपको विक्रमी संवत निकालना है, मान लीजिए कि 2025 कल से चलने वाला है, 2025 कल आ जाएगा ना, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, और आपको ये पता करना है कि कल कौन सा संवत चल जाएगा, तो आप क्या कहेंगे भैया, इसमें 57 जोड़ देंगे। या मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है और आपको पता कर चलना है या पता करना है कि इस समय कौन सा संवत चल रहा है, तो आप इसमें 57 जोड़ देंगे। जब इसमें आप 57 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 आई 5 2 7 1 8 0 2। अगर हम इसमें 57 जोड़ते हैं तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 आई 5 2 7 1 8, यानी 2081 विक्रमी संवत इस समय चल रहा है। इस समय क्या चल रहा है, आप कहेंगे 2081 विक्रमी संवत चल रहा है। तो हमारे हिंदी कैलेंडर इसी पर आधारित होते हैं, यानी कि इसके अनुसार से अभी 2081 विक्रमी संवत चल रहा है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से 2024 चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर से 57 साल पहले ही, क्योंकि ये ईसा पूर्व में चला था और वो ईस्वी में 1 AD में चला था, तो 57 साल पहले चालू हो गया था। 57 मतलब आप देखेंगे 57 साल लगभग पहले चालू हो गया था, इसीलिए ये अंतर पड़ता है। ओके, तो मैंने समझा दिया आपको ये चीज़ें भी कि अगर आपको विक्रमी संवत निकालना हो तो जो ईयर चल रहा है उसमें 57 जोड़ दिया करो, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हिंदी कैलेंडर जो है वो इसी पर आधारित है। अच्छा, ये जो मालवा के शासक थे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, महान शासक थे, लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती जिन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की। तो इतनी चीज़ें ही हमें जाननी है। और अगर हम बात करें तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि पहले संविधान का जो मूल कैलेंडर होता था वो विक्रमी संवत ही हुआ करता था। जो हमारा संविधान है या हमारे देश का जो कैलेंडर है मूल, तो पहले संविधान का मूल कैलेंडर, ये बात नोट कर लीजिएगा, पहले संविधान का मूल कैलेंडर, पहले संविधान का मूल कैलेंडर क्या हुआ करता था भैया, तो वो हुआ करता था विक्रमी संवत। क्या हुआ करता था, विक्रमी संवत ही हुआ करता था। परंतु क्या हुआ कि 1957 में जब हमारा संविधान बना था, तैयार हुआ था, लागू हुआ था, तो उसका मूल कैलेंडर विक्रमी संवत ही हुआ करता था। लेकिन 1957 में क्या हुआ, 1957 में इसे बदल दिया गया और बदल कर जो संविधान का मूल कैलेंडर है वो क्या बना दिया गया, वो शक संवत को बना दिया गया। शक संवत जो है वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चलाया जाएगा। उन्होंने शकों को जब पराजित किया था तो शक संवत की शुरुआत की थी। ये किसके द्वारा चालू किया गया था, तो भैया कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा ये चालू किया गया था। तो 1957 में क्या होता है कि जो विक्रमी संवत होता है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, इसे बदलकर शक संवत को बना दिया जाता है। अगर आज आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो आप आंसर देंगे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। कौन सा संवत, शक संवत, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था जब उन्होंने शक शासकों को पराजित किया था। जब मैं आपको कुषाण वंश पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसकी बात करूंगा। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए।
और बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए। न्यू ईयर भी आ रहा है, पढ़ाई पर मन लगाइए और मन लगाकर पढ़ाई करा कीजिए, नोट करते हुए चलिए। और एक लाइन याद आई कि खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो रास्ता बदल ले, मुसीबतों से कह दो रास्ता बदल ले, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। ओके, तो मुसीबतों से कह देना कि अपना रास्ता बदल लें, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब मेहनत ऐसे ही जारी रहेगी, यही शपथ लेना है। 9 वर्ष आ रहा है, मन लगाकर पढ़ाई करिए और इसे नोट करिए, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए इरेज करते हैं इन चीज़ों को और आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फटाफट इरेज करते हैं और आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हमें जाननी है, बहुत ज़्यादा, तब भी मैं बहुत डिटेल में मतलब आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, और तो आपको इतना ज़्यादा मिलेगा भी नहीं यूट्यूब पे। इसे मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो विक्रमी संवत के बारे में आपने समझ ही लिया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे सातवाहन वंश आपने पढ़ा, तो उसमें भी मैंने इन बातों का जिक्र कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि शक शासकों का उन पर वहाँ पर भी जिक्र हुआ था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब हम शक शासक को पढ़ रहे हैं तो इन्हें जानना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे नासिक के एक शक शासक होंगे नहपान। तो नासिक के शक शासक नहपान ने गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातकर्णी वंश के शासक थे, उनके शासन काल में आक्रमण किया था और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया था। मैंने आपको जब सातकर्णी वंश पढ़ा रहा था तो उसमें आपको इस बात के बारे में बताया था। तो अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया नासिक के शक शासक, क्योंकि हम शक शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लिख लेंगे नासिक के शक शासक, नासिक के शक शासक नहपान ने, नासिक के शक शासक नहपान ने, नासिक के शक शासक नहपान ने सातकर्णी वंश के शासक, सातकर्णी, या आप कह सकते हैं सातकर्णी वंश नहीं, सातवाहन वंश, सॉरी, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, सातकर्णी पर आक्रमण किया। जो शक शासक थे नहपान, जिनका नाम था, एक महान शासक हुआ करते थे शकों के, इन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश के शासक थे, उनके शासन काल में आक्रमण किया था। आक्रमण तो कर दिया, लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ही शक्तिशाली शासक था, तो उसने नहपान को पराजित कर दिया था। तो भैया जब आक्रमण किया तो इस युद्ध में, या इस आक्रमण में, इस युद्ध में आप लिख सकते हैं, इस युद्ध में गौतमी पुत्र सातकर्णी विजयी हुए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी विजयी हुए, गौतमी पुत्र सातकर्णी विजयी हुए। विजयी हुए तो इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, स्रोत क्या है, जानकारी कहाँ से मिली, या आप कह सकते हैं इस बात का स्रोत क्या है, या स्रोत क्या है, इस बात का स्रोत क्या है भैया। तो आप कहेंगे इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के जोगलथंभी, किस जगह से भैया, तो जोगलथंभी जगह से मिले सिक्कों से पता चलता है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के नासिक की जोगलथंभी जगह से मिले
सिक्कों से पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है, से पता चलता है कि जो नहपान थे वो पराजित हुए थे और गौतमी पुत्र सातकर्णी विजयी हुए थे, पता चलता है। इतना ही लिख लीजिए कि इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, जोगल थंभी से मिले सिक्कों से पता चलती है। बहुत सारे सिक्के मिले थे, उसमें क्या है कि एक तरफ नहपान का चित्रण है, उनका नाम लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम भी है और चित्रण भी है। इन दोनों का उल्लेख है। सातवाहन वंश वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां पर मैंने इस बात की चर्चा की है। फिर से बताऊं उतनी चीजें लिख लीजिए, अगर आपको मन है तो आप लिख सकते हैं कि जो सिक्के थे उसमें क्या था भैया। तो इन सिक्कों पर, सिक्के जो थे इन पर क्या था, नहपान तथा सातकर्णी, शॉर्टकट में लिख देता हूं गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम तथा चित्र, नाम तथा चित्र था। और इससे यह भी पता चलता है कि इस युद्ध में गौतमी पुत्र सातकर्णी विजयी हुए थे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें कि शक शासकों में सबसे महान शासक कौन हुआ, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, या आप कह सकते हैं कि शकों में सबसे महानतम शासक कौन हुआ, तो शकों का सबसे महानतम शासक, शकों का सबसे, ये जो नहपान थे ये नासिक शाखा से ही थे, मैंने लिखाया है ये जो नहपान थे ये नासिक के शक शासक थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शकों के सबसे महंतम शासक, महंतम शासक, शकों के सबसे महंतम शासक जो थे वो कौन थे, तो वो थे रुद्रदामन। रुद्रदामन, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था जब सातवाहन वंश आपको मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर इनकी चर्चा हुई थी। रुद्रदामन की अगर मैं बात करूँ तो इनसे रिलेटेड प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो शकों के सबसे महानतम शासक कौन थे भैया, शकों के सबसे महानतम शासक हुआ करते थे रुद्रदामन। रुद्रदामन जो थे ये किस शाखा के शक थे, तो ये भैया उज्जैन वाली शाखा के शक थे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, यानी मध्य प्रदेश के एरिया के ये शासक हुआ करते थे। अच्छा, रुद्रदामन ने क्या किया था, तो रुद्रदामन ने भैया सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के शासक, वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया था। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी को पराजित किया था, पुत्र सातकर्णी को पराजित किया था, पराजित किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि शक शासकों में सबसे महान शासक जो था, ग्रेटेस्ट रूलर, ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट, सबसे महानतम शासक जो था वो कौन था, तो वो भैया था उज्जैन शाखा का रुद्रदामन। रुद्रदामन ने क्या किया था, ये सब वंश समकालीन ही चल रहे थे। आंध्रा की तरफ सातवाहन वंश चल रहा था, उज्जैन में इनका शासन था, तो इन दोनों के बॉर्डर साझा होते हैं, तो आपस में भिड़त हुई आपस में। और जब भिड़त हुई, जब रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, और भैया जब आक्रमण किया तो इस आक्रमण में, क्योंकि वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन रुद्रदामन बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक था, इसलिए इसे महंतम कहा गया। और जब आक्रमण किया तो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी उस समय पराजित हो गई। ये वही वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी है जिन्हें प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया, जिन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश को जीत लिया था, पूरे उस क्षेत्र को जीत लिया था। ये वही वाले वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये सातवाहन वंश के 24वें शासक थे और अंतिम महान शासक थे सातवाहन वंश के। लेकिन ये रुद्रदामन से पराजित हो जाते हैं, और जब पराजित हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि
इन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। मैंने आपको सातवाहन वंश में ये सारी चीजें बता दी हैं। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। यानी कि ये ध्यान रखना है कि रुद्रदामन ने, जब आपसे पूछा जाए कि शक शासक रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के किस शासक को पराजित किया था, तो वो किया था वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी को पराजित किया था। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके पश्चात मैं बात करूं तो ये वही रुद्रदामन है जिनका एक अभिलेख है जो कहां से मिलता है, जो गुजरात के, इनका एक अभिलेख है जो गुजरात की या गुजरात में आप लिख सकते हैं, गुजरात के गिरनार पहाड़ी, गुजरात के गिरनार पहाड़ी में इन्हीं का क्या होता है, जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। यानी कि रुद्रदामन के द्वारा ही एक अभिलेख जारी कराया गया था जो गुजरात के गिरनार के पहाड़ी में स्थित है, जिसे हम जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। और यह अभिलेख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा जारी कराया गया, तो ये भैया जारी करवाया गया था रुद्रदामन के द्वारा जारी करवाया गया था, जो शक शासक थे। इसके पश्चात मैं बात करूं तो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये भैया एक तो संस्कृत भाषा में है। तो भारत का ज्ञात सबसे पहला संस्कृत भाषा वाला अभिलेख, यानी कि इसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सारी चीज़ें जो वर्णन किया गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि पहला संस्कृत भाषा वाला अभिलेख कौन सा था, तो वो था जूनागढ़ अभिलेख। काफ़ी बड़ा अभिलेख है, रुद्रदामन के द्वारा जारी कराया गया है। इसी जूनागढ़ अभिलेख में क्या होता है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ और फिर बात करता हूँ। मैं इसे इरेज कर फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। ओके, इस वाले साइड को आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। मैं इसे इरेज करता हूँ और बात करता हूँ बेहतर तरीके से। ओके, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था, रुद्रदामन के द्वारा जारी कराया गया था। इसी जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, जिससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। आप लिखेंगे जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। ये सुदर्शन झील से बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसी अभिलेख में वर्णन मिलता है कि ये जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था सरकारी खर्च द्वारा, यानी कि खुद के सरकारी खर्च द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के महानतम शासक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एसएससी में बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने करवाया था। ऑप्शन दे देगा, आपको ध्यान रखना है। पुष्यगुप्त नाम की क्या करवाया था, इन्होंने करवाया था। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पुष्यमित्र और पुष्यगुप्त में। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इनका नाम पुष्यगुप्त था और वो है पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने मौर्य वंश का अंत किया था। ये बात भी ध्यान रखनी है। सरकारी खर्च के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल के द्वारा, जो पुष्यगुप्त थे,
वो सौराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, उनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये सुदर्शन झील की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलती है और इसी में ये बताया गया है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। यही जो जूनागढ़ अभिलेख है, यानी कि इसमें जो वर्णित सुदर्शन झील है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया भैया? तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। और जब रुद्रदामन ने यह पुनर्निर्माण कराया तो उन्होंने अपने जूनागढ़ वाले अभिलेख में इस बात की चर्चा की कि आखिर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वो तो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर ये भी लिखा कि उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण कहने का मतलब कि झील लगभग खत्म हो चुकी थी, तो इसे फिर से साफ सफाई करवाकर अच्छे से इसका निर्माण करवाया। तो इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके पश्चात एक और शासक होंगे जो इसका पुनर्निर्माण कराएंगे। कौन होंगे भैया? तो गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त भी इसका पुनर्निर्माण कराएंगे। गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त भी पुनर्निर्माण कराएंगे। किसका भैया? तो वो करवाएंगे सुदर्शन झील का ही। यहाँ पर बात किसकी चल रही है? सुदर्शन झील की ही बात चल रही है। ये जो सुदर्शन झील है, इसी का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। इसके पश्चात आप गुप्त वंश में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर स्कंदगुप्त नाम के शासक होंगे, वो भी इसका पुनर्निर्माण करवाएंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गई होंगी इतनी चीज़ें। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि शक शासकों का सबसे अंतिम शासक कौन हुआ, तो आप कहेंगे शक शासक का सबसे अंतिम शासक, लिख लीजिए शकों का अंतिम शासक। शकों का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? तो शक का अंतिम शासक था रुद्रसेन तृतीय। रुद्रसेन तृतीय, रुद्रसेन तृतीय, एक रुद्रसेन नाम का व्यक्ति हुआ जो तृतीय था। रुद्रसेन तृतीय जिसका नाम था, यह शकों का अंतिम शासक हुआ। अब ऐसी क्या बात हो गई थी कि इनका वंश ही खत्म हो गया? इसकी बात ये थी कि गुप्त वंश जब मैं पढ़ाऊंगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे गुप्त वंश की चर्चा होने लगी। एक स्टूडेंट है, वो कह रहे थे गुप्त वंश भैया पढ़ा दीजिए, तो सीरियल से चल रहा है, मैं पढ़ा दूंगा सारी चीज़ें। ओके, बस मुझे लगता है 1-2 क्लास और होगी, फिर गुप्त वंश ही चालू होने वाला है। 1 क्लास के बाद लगभग गुप्त वंश चालू हो जाएगा। ओके, कुषाण के बाद फिर गुप्त वंश ही पढ़ना है। तो ये जो रुद्रसेन तृतीय थे, यहाँ पर देखिए चर्चा होने लगी गुप्त वंश की। तो रुद्रसेन तृतीय जो थे, इनको किसने पराजित किया था? तो इनको पराजित किया था एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही महान शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये किस वंश के शासक थे भैया? तो ये थे गुप्त वंश के शासक। और इन्होंने क्या किया था? इनको पराजित किया था तथा रुद्रसेन की हत्या भी कर दी थी। ये जो रुद्रसेन है, इनकी हत्या भी कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी। ये रुद्रसेन तृतीय जो है, इनकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। और जो शक हैं, शकों का समूल विनाश किया था। शकों का समूल विनाश, समूल विनाश यानी कि इसके बाद भारत में शक शासक नहीं हुए, समूल विनाश कर दिया था शक शासकों का। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसलिए कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये विक्रमादित्य हैं, ये वही वाले हैं मालवा वाले, तो वो वाले नहीं है जो मैंने अभी बताया था 57 जिन्होंने विक्रमी संवत शुरुआत की थी, वो वाले ये चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है। ये गुप्त वंश के शासक हैं। ये बहुत दिन बाद आएंगे, बहुत दिन बाद, यानी कि लगभग 300 ईस्वी में आएंगे। 300 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे। और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये वो वाले शासक नहीं हैं जो राजुल को पराजित किए थे, वो वाले नहीं, वो तो ईसापुर में थे। उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। जो मैंने यहाँ पर अभी बताया था, थोड़ा वीडियो पीछे करोगे, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो मथुरा के शक शासक थे राजुल, उनको मालवा के शासक ने पराजित किया था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये वो वाले नहीं है, ये बहुत दिन बाद आए हैं। और ये रुद्रसेन तृतीय को इन्होंने पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो गुप्त वंश के शासक होंगे। इनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद शक शासकों का समूल विनाश, यानी कि इसके बाद कोई भी शक शासक नहीं हुआ। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये थे अंतिम शासक। शकों का अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय था।
और शक शासक यहाँ पर समाप्त होता है। बेहतर तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब नए साल में 2025 में। अब हमारी मुलाकात होगी कल 2025 में, अब हमारी मुलाकात होने वाली है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 2025 से एक नई शपथ लीजिए कि अच्छे से तैयारी करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।